चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वस्थ झकास होंगे आप लोग, मुझे आशा इतना जरूर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह लेक्चर आप देख रहे हो तो आप किसी न किसी कारण बस फेल हो गए हैं। चाहे कोई भी कारण हो सकता है, या कोई अब्सेंट भी हो गया हो, कोई का एडमिट कार्ड नहीं आया हो, स्पेशल एग्जाम दे रहा हो। उस सब के लिए बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, याद रहे, ये कंपार्टमेंटल परीक्षा या स्पेशल परीक्षा भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब यही होता है, स्पेशल परीक्षा में जिसका छूट जाता है और कंपार्टमेंटल जो फेल हो जाता है, बात वही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं के लिए मैं बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से खुद ही पढ़ाता हूँ। क्लास 12 बायोलॉजी का भी क्लास चलेगा, इसमें 100 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, बता दें 100 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है ना, 4 नहीं 5 होगा, क्योंकि हम पूरे लेक्चर को खत्म कर चुके हैं। और यह लेक्चर केकेजी क्लासेस के ऐप के साथ साथ यूट्यूब पे भी चलेगा। आपको बता दें, इससे पहले जितने लेक्चर आए हैं वो सब केकेजी क्लासेस के ऐप पे आए थे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप किसी कारण से फेल हैं तो ये सब का पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखो बउआ, अगर एक सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त करते हो कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, उसके लिए आपको 99 रुपया लगता है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। और कितना बोलता है, नहीं सर हमको पीडीएफ तो चाहिए लेकिन क्लास भी चाहिए, लाइव क्लास चाहिए। तो पीडीएफ के साथ अगर लाइव क्लास लेते हो तो एक सब्जेक्ट का 150 रुपया लगेगा। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। ये लेना इसलिए आपकी जरूरत है कि देखो बउआ, बिना आप फेल हो तो दो कारण हुआ होगा। या तो आपके अनुसार से टीचर ने नहीं मिला होगा, या दूसर का खुद आप पढ़े नहीं होंगे। तीसर का ये भी हो सकता है कि आप पढ़े तो होंगे, टीचर भी मिला होगा, लेकिन जो परिभाषा लिखवाए होंगे वो आपसे यादें नहीं हुआ होगा। बात वही हुआ कि मतलब आप पढ़े नहीं होंगे। या होता है कि पढ़ने का प्रयास तो किए लेकिन आपके अनुसार से मतलब परिभाषा नहीं मिला, याद नहीं कर पाए। तो सबका सॉल्यूशन आपको मात्र यहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से। और आराम से 70 में 70 कर पाओगे बउआ। 70 में 70 अगर करना है तो ध्यान रहे केकेजी क्लासेस। अगर आपको कोर्स चाहिए जिसमें पीडीएफ नोट्स के साथ क्लास मिलेगा, उसके लिए 150 देना है मात्र। और ये आप 20 से 20 दिन में बेहतरीन तैयारी आपका करवा देंगे। ठीक है, और केवल कहता है नहीं सर हमको केवल पीडीएफ दे दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, तो उसके लिए 99 रुपया लगेगा। नंबर है ये, कांटेक्ट कर लेना। और केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए बउआ। क्या डाउनलोड करना है? केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करना। बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े, ये लेना अति आवश्यक है आपके लिए। क्योंकि आप किस देखो, इतना साल भर समय को बर्बाद से बचाना है, और 1500 रुपया फॉर्म भरने में वो पैसा लगा वो बचाना है, तो ये करना पड़ेगा भाई। सिंपल बात है आपको। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जिससे पहले जितने क्वेश्चन कराए ऐप पे अवेलेबल है। जो बच्चा क्लास लेगा, आई मीन 150 वाला जो क्लास लेगा, वो सब वीडियो उसमें मिल जाएगा उसको, पहले वाला भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परजीवी जंतुओं के हानिकारक प्रभाव का वर्णन करें। जो परजीवी जंतु है उसके हानिकारक प्रभाव क्या क्या सा है, चलिए समझते हैं। तो परजीवी जंतुओं के कारण यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, यहाँ पे जेनेटिक, यहाँ पे कंटाकिनेशन होगा। कंटाकिनेशन क्या होता है? तो यहाँ पे परजीवी जंतुओं के कारण जेनेटिक कंटाकिनेशन होगा। इसके इसके आगे से प्राकृतिक जंतु का अस्तित्व खत्म होने का डर है। मतलब इसके आने से जो होता क्या है, परजीवी जंतु आने से क्या होने वाला है, आगे चलकर भविष्य में क्या हो जाएगा, प्राकृतिक जंतुओं का भविष्य खतरे में आ जाएगा। ठीक है ना, परजीवी जीव होता है दूसरे पर डिपेंड होता है, तथा वातावरण भी क्या यहाँ पे असर पड़ सकता है। और जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उस पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। समझने के प्रयास करना बहुत ईजी है कि परजीवी जंतुओं के हानिकारक प्रभाव क्या है। तो परजीवी जंतुओं का कारण जेनेटिक यहाँ पे कंटाकिनेशन होगा। ठीक है, कंटाकिनेशन होगा। इसके आने से क्या हो सकता है, प्राकृतिक जंतुओं का अस्तित्व, उसकी जीवन, उसकी लाइफ, उसकी पीढ़ी खतरे में आ सकती है। यहाँ तक वातावरण भी खतरे में आ सकता है, वातावरण पर भी प्रभाव पड़ सकता है। देखो बउआ, यहाँ पे डिफिनेशन बहुत छोटा रहता है, बहुत सटीक रहता है। अगला क्वेश्चन है, युग्मन और यहाँ पे युग्मन और प्रतिकर्षण को परिभाषित करें। युग्मन क्या है, प्रतिकर्षण क्या है? युग्मन वह प्रक्रिया जिसमें यहाँ पे
डोमिनाट डोमिनाट एलील एक यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पर रहता है। बुआ इसी में दो डिफिनेशन निकला हुआ, समझने का प्रयास करा। सिंपल लवा कि युग्मक वह प्रक्रिया है जिसमें यहाँ पे डोमिनाट एलील एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर रहते हैं, ठीक है। और प्रतिकर्षक प्रतिकर्षक में एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक क्या कहता है डोमिनाट तथा एक यहाँ पे रिसेसिव होते हैं। क्या होते हैं समझने के प्रयास करना, एक बार हम फिर से समझाते हैं। देखो जो युग्मक है, ठीक है ना, युग्मन है, युग्मन एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं, एक ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें क्या होता है यहाँ पे, जिसमें क्या होता है डोमिनाट जो होता है, डोमिनाट का एक एलील जो होता है होमोलोगस पर होता है। एक एलील, मात्र एक एलील जो होता है, डोमिनाट का एक एलील जो होता है होमोलोगस पर उपस्थित होता है, किसमें, युग्मन प्रतिक्रिया में या क्रिया में। और प्रतिकर्षण की बात करते हैं, यह का एक होमोलोगस जो होता है क्रोमोसोम पर और एक डोमिनास तथा एक इसमें तीन पर रहता है। क्या होता है अब प्रतिकर्षक जो होता है, पहले का एक क्रोमोसोम जो होगा वो क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पर, होमोलोगस क्रोमोसोम पर रहता है। साथ में एक रहेगा किस पे, एक रहता है यहाँ पे डोमिनाट पे रहता है, और एक रहता है यहाँ पे रिसेसिव पर रहता है, रिसेसिव पर रहता है। इसमें तीन क्रोमोसोम तीनों अलग अलग चीज पर रहता है, लेकिन युग्मक में क्या होता है, आप एक मात्र डोमिनाट एलील जो होता है एक होमोलोगस पे रहता है, बस क्रोमोसोम पे रहता है। इसमें क्या कहा, प्रतिकर्षक में एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर, एक डोमिनाट पर और एक यानी कि तीन तीन पर। पहला तो भाई हुआ, एक तो होमोलोगस पर रहेगा, ठीक है, दूसरा का यहाँ पे डोमिनाट पर रहेगा और साथ में उसका रिसेसिव पर रहेगा, तीनों पर एक एक रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो युग्मन प्रतिक्रिया है, इसमें केवल एलील जो एक एलील जो है होमोलोगस क्रोमोसोम पे रहता है, बस सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है युग्मन का एक नामांकित आरेख हो रहा है और सभी घटनाओं का, देखो आरेख तो नहीं बनाया, छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसका थी है, सबसे पहले ग्रीवा, ग्रीवा होता है मध्य भाग होता है, दो काफी है, दो नंबर के लिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ग्रीवा जो होता है सिर के पीछे का छोटा सा भाग ग्रीवा कहलाता है। क्या कहा, सिर के पीछे, सिर के पीछे एक छोटे से भाग होता है, उसको ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। तो सिर के पीछे का छोटा सा भाग ग्रीवा कहलाता है, ठीक है। आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चल एक मिनट, थोड़ा फोन को हम चार्ज में लगा देते हैं। जान ले बुका हूँ जान। चलिए ग्रीवा क्या है, सिर के पीछे का छोटा सा भाग ग्रीवा कहलाता है, छोटा सा भाग। मध्य भाग क्या होता है, शुक्राणु के मध्य भाग की बात करते हैं। शुक्राणु के मध्य भाग, मध्य खंड या मध्य भाग कि यहाँ पे असंख्य माइक्रोकांड्रिया उपस्थित होता है। बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि मध्य भाग जो होता है उसमें शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य मतलब अनगिनत माइट्रोकांड्रिया उपस्थित होता है, और माइट्रोकांड्रिया की उपस्थिति पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। देखो यहाँ पे शुक्राणु की बात की जा रही है। शुक्राणु कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा भी होगा, देखा होगा मतलब कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा सा आगे से मोटा होता है। अरे भाई बन जाओ, इसी तरह से होता है, इसी से होता है। तो ये पूंछ होता है, ये शुक्राणु होता है। देखिए स्पर्म जो होता है इसी तरह के होते हैं। जब शुक्राणु है तो सिंपल इसके पूंछ जो होता है इसी को ग्रीवा कहते हैं। इसका पूंछवा जो होता है, सिर के पीछे का भाग ग्रीवा, और ये आगे कैसे बढ़ेगा, तो इसमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये माइट्रोकांड्रिया इसमें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए आगे का बढ़ते चल जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि शुक्राणु के मध्य भाग को असंख्य माइट्रोकांड्रिया होते हैं, बहुत संख्या में, ठीक है ना। और माइट्रोकांड्रिया की उपस्थिति पूंछ की गति के, पूंछ को गति यानी कि पूंछ को चलने के लिए, पूंछ की गति के लिए आवश्यक ऊर्जा, जितनी ऊर्जा उसमें आवश्यकता है, जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उसको प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए डीएनए अणु को यहाँ पे द्विगुणित संरचना को लिखो। देखो बहुत इजी है अगर करने का प्रयास किया जाए। वाटसन और ग्रीक द्वारा,
देखो वाटसन और ग्रीक द्वारा दिए गए तो बहुत ईजी है, अगर बनाने के प्रयास की जाए तो। देखो कैसे, कुछ इस प्रकार से बनाना है आपको। ठीक है, और रहा बात, अब देखिए इसमें से करना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बस सेम ऐसा ही करना है, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं। अच्छा ऐसे नहीं है ना। अच्छा, ऐसे है का नहीं है, ऐसे भी नहीं है। अरे भाई बन काहे नहीं रहा हमारा से आज। ठीक है, ठीक है, इस तरह का है। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं। इस तरह का है। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हो, मतलब सीधा के उल्टा पलटी करके बनाना है थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें सिंपल है कि आपको कुछ इस तरह के मिलेंगे। देखो, कुछ इस तरह की संरचनाएं इसमें बनाया गया है, जो हम अभी बना दिए। ठीक है, ऐसी संरचनाएं बनाना है। और उसके बाद ये तो बहुत इजी है, सिंपल हुआ, सब में खंड कर देना है, एबीसीडी डाल देना है, और तीन तीन बॉन्ड से जोड़ दीजिए, और बस इस तरह से बना देना है। देखो फिगर है तो इसमें कुछ समझा नहीं सकते, फिगर है तो याद रखना है। फिगर बनने लगा कैसे, वाटसन क्रिक द्वारा दिए गए डीएनए द्विखंडों का बनाना है द्विसंरचना। ठीक है ना, द्विगुणित संरचना को बनाना है। दोनों को फिगर को याद रखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको अगले क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प क्या है। देखिए एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, यह कहाँ पे काम आता है, जब स्वपरागन और परपरागन की स्थिति होता है। स्वपरागन जितने पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। इसका रीजन क्या है, और ये चैप्टर में समझाते हैं बउआ, यहाँ पे समझाने का समय नहीं है, क्योंकि आप जो परजीवी क्या बोलते हैं, स्वपोषी, क्या बोलते हैं, स्वपरागित पुष्प होते हैं। एगो पर परागित पुष्प होते हैं, स्वपरागित। स्वपरागित पुष्प होते हैं यानी कि अपने आप से परागत होते हैं, तो इसमें दोनों लिंग होना आवश्यक है, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग है। ठीक है ना, चलिए, और एक लिंगी पुष्प की बात करते हैं। जिस पुष्प में केवल पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, तो इस प्रकार के पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यानी कि वैसे पुष्प, वैसे फूल जिसमें केवल एक लिंग हो, या तो पुरुष होगा या स्त्री होगा, तो ये कहता है। अब या तो पुंकेसर होगा, पुंकेसर को ही क्या कहते हैं, नर जनन भाग कहते हैं, या तो स्त्री केसर होगा, इसको हम स्त्री जनन भाग कहते हैं। ठीक है, तो जिस पुष्प में केवल पुंग केसर एवं केवल स्त्री केसर होते हैं, तो इस प्रकार के पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, आप पे कीट परागन और उसकी विशेषता क्या है। देखो कीट द्वारा परागन जो परागन द्वारा पौधे होता है, यह तो इसकी बहुत अच्छा है। इस यह पुष्प जिसके कीट द्वारा परागन होता है, जिसे कीट परागित कहते हैं। देखो सिंपल है कि वैसे पौधे जिसमें कीड़ा के माध्यम से, कीड़ा मकोड़ा जो होता है उसके माध्यम से परागन होता है, उसे हम कीट परागन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, कीट परागन कहते हैं। इसकी विशेषता हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ इसकी विशेषता लिखा हुआ है। कीट द्वारा परागित जो पुष्प होता है, वो बहुत रंगीन होता है, पूरा चटकीला होता है, भड़कीला होता है, और उसमें सुगंधित होता है, उसमें भोजन विद्वान होता है। विद्वान मतलब उपस्थित होता है, ताकि कीड़ा मकोड़ा बैठे। जो आकर्षक फूल होगा उस पर कीड़ा मकोड़ा बैठेगा, जिसमें सुगंध होगा उसी पर कीड़ा आके बैठेगा, जिसमें साथ में आप क्या होगा, उसमें खाने के लिए भोजन भी होना चाहिए। ठीक है, भोजन भी उपलब्ध होना चाहिए, तभी वो खा पाएगा। तो देखो, अकेला पुष्प और बड़ा और रंगीन होता है। छोटे पुष्प एक साथ मिलकर एक बड़े पुष्प का समान रचना बनाती है,
और जो कीट परागन होता है वो छोटे छोटे फूल होता है, उसको एक फूल मिलाकर एक बड़े पुष्प के रूप में, जैसे सूर्यमुखी में देखोगे नन्हे नन्हे फूल रहता है, अगर आप देखे होंगे तो वो मिलकर एक बड़े पुष्प का निर्माण करता है। ये क्या है? कीट परागित है। साथ में फूल जो सुगंधित होता है, इसके कीट को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि कीड़ा को आकर्षित करने के लिए क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में भोजन विद्यमान होता है, ठीक है ना। साथ में परागन जो होता है, परागकण बड़े मोटी शक्ति वाले तथा उसकी सतह पर नुकीली कांटे की तरह संरचना होती है। अब देखो ये भी बात है, जिस पर कीड़ा मकोड़ा बैठ रहा है तो उसमें परागकण बड़ी मोटी शक्ति वाला होता है, ताकि जो कीड़ा उस पर बैठे, ठीक है, तो उस पर जब कीड़ा बैठे तो उसके पैर हाथ मुंह हाथ में सट जाए, और सट जाए ऐसा नहीं कि अब जाकर पानी में बैठ जाए, धोआ जाएगा। तो इतना मोटी शक्ति वाला होता है ना, वो मोटी शक्ति वाला होता है ताकि वो धुआता नहीं है। और जब जाएगा इति पर वर्तिकाग्र के पास नुकीले कांटे होता है, उस पर बैठेगा तो तंगा सट जाएगा, काम हो गया, ठीक है। इसकी विशेषताएं होती है। अगले क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बता दें इससे पहले जितने क्लासेस हुई है, देखो क्लासेस में पूरा याद रखना है कि जो क्लासेस चल रही है इसमें पूरा एफर्ट नहीं, बस हम उतना ही पढ़ा रहे जितना हो सकता है, समय बहुत कम है इसीलिए। और एक और चीज बता दें, इससे पहले जितनी क्लास हुई है तो ऐप पे हुई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सबका, आप या तो नोट्स ले लीजिए 99 रुपया मिल जाएगा, या आप क्लास ले लीजिए जो 150 मिल जाएगा। क्लास में अब बोलो क्लास 99 में मिल रहा है, वो भी मिलेगा ना, बिल्कुल भाई, जो पीडीएफ 99 मिल रहा है वही पीडीएफ आपको उसमें मिलेगा, लेकिन उसमें क्लास में मिलेगा, आप 150 लगेगा। नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लेना भाई, यहाँ पे नंबर दिख रहा है 91 17 82 30 62। और केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। क्या इंस्टॉल कीजिएगा? केकेजी क्लासेस का ऐप। अगला क्वेश्चन है, जंतु द्वारा परागित किए 4 जंतु सहित नाम उसका लिखना है। जिससे कुछ ऐसे जंतु है, ऐसे पौधे हैं कि जिनमें परागन किसके माध्यम से होता है? प्राइम्यूला। प्राइमूला जो होता है इसमें मधुमक्खी द्वारा परागन होता है। प्राइमूला एक प्रकार की पौधे का नाम है और इसमें मधुमक्खी के द्वारा परागन होता है। उसका यहाँ पे अक्का या इनफील, अक्का एक इनफील पौधा होता है, आपने शायद देखा भी नहीं, हमने नहीं देखा है, तो आपने कहाँ से देखे होंगे। इस पौधे को क्या होता है, इस पौधे को यहाँ पे एक इसमें परागन जो होता है यहाँ पे प्रेनुबा नामक जीवाणु के माध्यम से होता है। याद रखा, अक्का या यहाँ पे एंडफिल जो होता है, इसमें जो परागन होता है प्रेनुमा नामक जीव के माध्यम से होता है। अगला बात करते हैं यहाँ पे मर्कोफिल। मर्कोफिल की बात करते हैं, इस पौधे में परागन जो चींटी के माध्यम से होता है। मर्कोफिल एक प्रकार की पौधा, इसमें परागन चींटी के माध्यम से होता है। उसके बाद यहाँ पे मल्कोफिल्स। मल्कोफिल्स में जो परागन होता है घोंघा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? घोंघा के माध्यम से होता है। बउआ याद रहे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार है, याद रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे कलिका क्या है। देखो कली होता क्या है, आपने देखा होगा कलिका, ठीक है ना। कलिका जो है एक अविकसित प्रो होता है। आप देखोगे कभी कली की बात करते हैं, छोटी छोटी फूल होता है, और जब वो कली के रूप में रहता है तो ऐसे रहता है, एकदम ऐसे, और जब वो खिल जाता है तो ऐसे बन जाता है कि नहीं। तो कली क्या होता है? अविकसित, वो विकास अभी तक किया नहीं है, अविकसित सूट प्रो होता है। तो क्या लिखेंगे? वनस्पतिक विज्ञान में किसी अविकसित प्रो मतलब सूट को कलिका कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टेम हाइड्रा, ये सब क्या है? कलिका का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन है, पत्र कलिका क्या है। कुछ पौधे की कक्ष अस्त एवं पुष्प कलिकाएं विशेष छोटे आकार की रचना में रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे पुष्प है, एक विशेष प्रकार की रचना में, यानी कि विशेष छोटे, याद रखना, विशेष छोटे प्रकार की रचना में क्या करते हैं? वो रूपांतरित हो जाते हैं। छोटे आकार की रचना में रूपांतरित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम पत्र कलिका कहते हैं। डिफिनीशन बहुत इजी है बउआ, कि कुछ पौधे की कक्ष अस्त, कक्ष मतलब अपने रूम के टेम्परेचर, कक्ष, कक्षा मतलब रूम होता है, कक्ष अस्त एवं पुष्प कलिका विशेष छोटे आकार की रचना में रूपांतरित हो जाता है, जिन्हें हम पत्र कलिका कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में द्विखंडन क्या है। देखिए द्विखंडन की बात करते हैं, द्विखंडन मतलब दो जगह टूटना। जब एक बड़े कोशिकाओं को दो टुकड़े में टूटना या दो नए कोशिकाएं का निर्माण करना द्विखंडन कहलाता है, जैसे अमीबा पैरामीशियम, इसके उदाहरण लिए जा सकते हैं।
सिंपल लिखा है, किसी कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना द्विखंडन कहलाता है। मैंने पहली बात बताया कि किसी कोशिकाएं का दो भागों में विभाजित होकर दो नए कोशिकाएं का निर्माण करना द्विखंडन कहलाता है। उदाहरण के लिए अमीबा है और प्राइमीशियम है। अमीबा प्राइमीशियम इसके उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बहुखंडन। देखो द्विखंडन तो दो भाग में टूटा, बहुखंडन आपको समझा भी चुके। बहुखंडन जो होता है बहुत भाग में, यानी कि जब एक कोशिकाएं दो या दो से अधिक या कई कोशिकाएं में विभाजित हो जाते हैं या कई कोशिकाएं का निर्माण करते हैं, कई मतलब बहुत सारा, ठीक है, तो उसे हम बहुखंडन कहते हैं। देखिए अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक एकल एकल मूल्य कोशिकाएं को कई संतति कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। देखो यहाँ पे डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि देखो द्विखंडन हो बहुखंडन हो, ये सब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन क्या है तो मैं समझा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं पहले भी, और अभी बता ही देता थोड़ा सा। जनन की प्रक्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन समझ सकते हो आप, ठीक है। और आपके घर में भी कोई क्लास 10 12 अगला बार एग्जाम देने वाला है तो उसको जुड़वाइए, मेरे यहाँ पूरा उद्धार होगा, उसका पूरा भला होगा। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, आप उसके चक्कर में पड़ जाते हो बस दिखावा के चक्कर में। जो दिखता है वो पता होता नहीं है, जो दिखता है वो, एक कहावत बहुत अच्छा है, ठीक है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, ठीक है ना, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है, ऐसा है, वही बात है। तो हमारे यहाँ दिखावा कम है, ठीक है। आप शायद पहले हमसे, इससे पहले हमको नहीं जानते होंगे, फिर भी देखिए यहाँ पर कोई बच्चा फेल नहीं होता है। और फेल होता ऐसा नहीं, फेल नहीं होता है, फेल होता वही है जो बच्चा पढ़ता नहीं है हमारे यहाँ से, ठीक है। या हमसे अगर पढ़ा, फेल हो गया यानी को मेहनत नहीं किया है, सीधे लड़का बोलता है हमसे डायरेक्ट। कमेंट में कभी भी कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर हम आपके यहाँ से पढ़ के फेल हो गया, चाहे आपका पीडीएफ लेकर हम फेल हो गए, ऐसा नहीं होता है होगा, ठीक है। हम ऐसे देने के प्रयास करते हैं कि आप दुश्मन तो हो नहीं मेरे, आप जितना पास करोगे उतना मुझे भी फायदा है, आप कम से कम 10 को लेकर भेजोगे तो सही। इसलिए कभी हम गलत नहीं पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आपके घर में भी कोई एग्जाम देने वाला अगला बार, तो उसके भी कोर्स आ गया, बहुत प्राइस कम है, 399 रुपए ऑल सब्जेक्ट का, तो उसको भी कोर्स दिवाने का प्रयास कीजिएगा, मुझे आशा है आप जरूर दिवाइएगा। देखिए बहुखंडन क्या होता है, इसमें इस प्रक्रिया में जो एक कोशिका है बहुत सारे कोशिका में विभाजित हो जाता है। और यहाँ पे अपना जोड़ के ये भी लिख सकते हो कि अलैंगिक जनन प्रक्रिया में या अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक एकल मूल्य कोशिकाओं को कई संतति कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। कई मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है, तो उसे क्या किया जाता है, उसे हम बहुखंडन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैरामीशियम सिवान, जैसे देखो एक कोशिका है जिससे आपके एग्जाम्पल है, ये एक कोशिका है, ये कुछ दिन बाद कुछ डॉट डॉट भीतर बन गया, कुछ दिन बाद ये पूरा खंडित हो गया, कुछ दिन बाद ये टूट गया, और ये बहुत सारा कोशिका इसमें से रिलीज हो गया, ये हमारा क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुखंडन होंगे। अगले क्वेश्चन देखा जाए कि यहाँ पे जीवाणु कोशिका और द्विखंडन का नामांकित, द्विखंडन मतलब देखो सिंपल एक बड़े कोशिका है, ये फर्स्ट स्टेप, दूसरा का स्टेप में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस तरह से बीच में पतला हो जाएगा, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा बउआ, थर्ड स्टेप में सिंपल हो जाएगा इस तरह से, ये दो भाग में टूटने के लिए रेडी हो जाएगा, देखो। और फोर्थ स्टेप में अलग अलग दोनों बढ़ जाएगा, काम करते हैं। जैसे देखो कुछ ऐसा था, कुछ दिन बाद कुछ ही सट गया, फिर बाद में अलग अलग हो गया, यहाँ से टूटने वाला है, और बाद में दोनों अलग हो गया, यानी कि द्विखंडित हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, पुष्प का नामांकित आरेख बनाए। पुष्प फूल है भाई, फूल का आरेखित आरेखित आप खुद फूल बनाने सब लड़कियां लोग के तो गर्दन उड़ा देगी बनाने में है। हम तो सिंपल खिंचवा इस देखा, हो गए फूल बन गए, जा हट, फूल बन गया, हमारा फूल बन के रेडी है, आप जैसे बना लो भाई। फूल बहुत प्रकार के हैं, तो इसमें से कुछ नामकरण करना होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से दे दीजिए, इसको आप लिख दीजिए अंडाशय, क्या लिखिएगा, अंडाशय, अंडाणु, सॉरी अंडाणु, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी भाग दे दीजिए इसी इस तरह से, इसको लिख दीजिए वर्ती काग्र, क्या लिखेगा, वर्ती काग्र, वर्ती काग्र। और एक और फूल होता है जिसको परागकण कहते हैं,
इसमें ऐसे बना दीजिए, इसमें लिख दीजिए परागकण। बस काफी हो गया, बस 3 चीज़ लिख दीजिए, काम खत्म। तो आप अपने अनुसार से पुष्प बना लीजिएगा और नामकरण 3-4 को याद रखिएगा, परागकण, अंडाशय, वर्तिकाग्र, अंडाणु, बस 3-4 का नाम याद रखिए। कोई भी किन्हों से टिक मार के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, पुंकेसर और स्त्री केसर को नामांकित चित्र द्वारा विभाजित करें। देखो पुंकेसर और स्त्री केसर जो यहाँ पे डिफिनेशन इतना लंबा लिखा हुआ है, ये जरूरत है नहीं, पहली बात, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों 1 मिनट रुक जाना, एक कॉल आ रहे हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हेलो। जी। कहिए। चलो मेरे प्यारे बच्चे, सॉरी, 3-4 बच्चा कॉल कर रहा था, इसलिए हम सोचे कि चलो एक उठा ही लेते हैं। देखो हमारा पढ़ाने का भी आप सोचोगे सर इतना धीमे धीमे चल रहे हैं, क्या हो गया सर जी को, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2-4 दिन से थके थके से हैं। ठीक है। चलो जाने दीजिए, चलिए आइए। समझिए, देखो हम यहाँ पे पुंकेसर इस तरीके से इतने बड़े हम बनाए हैं और इतने बड़े लिखे हैं, जरूरत भी नहीं। अगर आप अगर आप इसको अच्छे से लिखने के प्रयास करो तो 2 लाइन में डिफिनेशन बन जाएगा। पुंकेसर जो होता है, सीधा कहेंगे पुंकेसर क्या है, तो यह पुष्प का नर जनन भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के नर जनन भाग को पुंकेसर कहते हैं और पुष्प के स्त्री जनन भाग को स्त्री केसर कहते हैं। 2 लाइन का डिफिनेशन, 2 नंबर के लिए। वह ये जो पूरे लिखे हैं, इसे लिखे हैं पुंकेसर। पुंकेसर एक मूल या फूल वाले पौधे के नर प्रजनन अंग है, जिसमें 2 भाग होते हैं, बस इतना भी लिख दीजिए, बहुत बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया था, चलो देख ही लेते। तो पुंकेसर क्या है, पुंकेसर फूल का पौधे का नर प्रजनन है, नर प्रजनन भाग होता है। इसमें 2 भाग होता है, एक लंबा, देखो यह सब लिखा जो है ना कथा रामायण, ये जरूरत नहीं था, और यही लिख दिया जाता है ना, तो बच्चे आप लोग से याद नहीं हो पाता है। तो हम तो यही कहेंगे बउआ, याद रखो पुंकेसर क्या, पुंकेसर एक फूल के पौधे के नर प्रजनन भाग है, जो 2 प्रकार के होते हैं, बस इतना याद करो, काफी है बउआ, क्योंकि इसके लिए आधा नंबर देगा। अभी तो इसका एक और डिफिनेशन बाकी है, श्री केसर, यहाँ पे कौन 5 नंबर थोड़ी दे रहा है, इतना ही याद रखना बस। और इस प्रकार से एक फूल बना देना है, और उसमें एक इस तरह से ऐसे लिख, ऐसे करके, और वहां पे लिख देना परागकण। परागकण निकलना, क्योंकि यहाँ पे पुंकेसर से होता है, परागकण रिलीज होता है, इतना लिख दीजिए। आगे चाहे, क्योंकि देखो बुआ आप फेल हुए हैं, इसका रीजन आप समझ सकते हो खुद, क्योंकि आप पढ़े नहीं होंगे या आप डिफिनेशन ही याद नहीं हुआ होगा। स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर पौधे के पुष्प के स्त्री जनन भाग है, बस काम खत्म। तो स्त्री केसर फूल के मादा जनन अंग है, इसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है, बस इतना भी याद कर लो। इसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र होता है, क्योंकि स्त्री जनन भाग में ही क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, जहां से प्राक कर निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, बस काम खत्म। आगे जरूरत नहीं है याद करने का, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही मार्क्स का चाहिए।
अगला क्वेश्चन है रज्जुदर्श यहाँ पे क्वेश्चन है रज्जु चक्र और मध्य चक्र क्या है। देखिए रज्जु चक्र जो होता है स्तनधारियों में, प्राइमेट स्तनधारी जैसे मनुष्य, गिलहरी, बंदर, चिंपांजी में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मासिक चक्र भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मध्य चक्र जो होता है, यह जो होता है प्राइमेट के आंतरिक स्तनधारियों में पाया, जैसे कि कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, इसमें पाया जाता है। ठीक है, रज्जु पे रज्जु चक्र की बात करते हैं। रज्जु चक्र के अंतिम दिनों के रक्तस्राव होता है। रज्जु चक्र में अंतिम दिनों में रक्तस्राव होता है, जबकि यहाँ पे मध्य चक्र में रक्तस्राव होता ही नहीं है। ठीक है, रज्जु चक्र का दौरान लैंगिक इच्छा नहीं होती है। देखो रज्जु चक्र के दौरान लैंगिक इच्छा नहीं होती है, जबकि वहां पे मध्य चक्र के दौरान देखिए ना, जो गाय भैंस होता है जब उसकी जब सीमेंट डलाता है, आपने सीधा समझना, जब उसको प्रेग्नेंट होना होता है तो बोलना शुरू करता है और इतना चिल्लाने लगता है। गाय भैंस देख, गाय भैंस गैया बोले थे सीमेंट डलवाओ रे, सीमेंट डलवाओ, सुने होंगे। तो इसमें लैंगिक इच्छाएं उत्पन्न होती है, इसलिए इसके बोलना शुरू करता है। लेकिन जो हमारा जो जिसमें रज्जु, जिससे कि हमारे गाय भैंस, मनुष्य है, क्या बोलते, गाय भैंस बोल रहे हैं, मनुष्य है, चिंपांजी है, गिलहरी है, इसमें लैंगिक इच्छा होती है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की क्षमताएं होती है, बस सिंपल समझ लो। ठीक है, ये हो गया दोनों में अंतर। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन कहता है संतति नियंत्रण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। संतति नियंत्रण का उपाय बहुत प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक विधि, इसके अंतर्गत मासिक चक्र की एक निश्चित अवधि में संभोग वर्जित करना चाहिए। देखो इस संतति मतलब संतान को नियंत्रित कैसे कर सकते हो, तब जनसंख्या को नियंत्रित कैसे कर सकते हो। तो जब यहाँ पे कहा इसके अंतर्गत मासिक चक्र, जब किसी गर्ल्स को या लेडीज को पीरियड आई, उस समय आप संभोग ना करें, ठीक है ना, वर्जित रखें। तो एक निश्चित अवधि में संभोग वर्जित रखना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए, तब संतति को, संतान को नियंत्रित कर सकते हो, जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हो। पहला तो ये कर सकते हो भाई, ये आपकी प्राकृतिक विधि जो आपके हाथों में है, ये आपके हाथों में है कि भाई एक, हाँ, हर मतलब महीना के लास्ट दिन, हाँ, 11-12 को, ज्यादातर 28-29 को, नहीं तो 11-12 को आता है पीरियड्स, ज्यादातर लड़कियां को यही होता है। ठीक है, तो उस समय पीरियड्स के 5 दिन बाद जब अंडे रिलीज होते हैं, 12वें या 13वें दिन, उस समय संभोग वर्जित रखें, ना करें। ठीक है, उससे इससे आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, और यही बताया गया संतान को नियंत्रित का उपाय क्या है। या आप यांत्रिक विधि, अब भाई चलो ठीक है, नहीं हम संभोग भी कर लिए, बहुत सारे उपाय है कि जिसको नियंत्रित कर सकते हैं। यांत्रिक विधि, यांत्रिक द्वारा कॉन्डोम का प्रयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे अच्छा कि आप कॉन्डोम का प्रयोग कीजिए। यांत्रिक विधि यही तो है कि सेक्स करते समय कंडोम का प्रयोग कर लीजिए, काम खत्म। अगर रसायन विधि, अब चलो उसका भी प्रयोग नहीं करिए, चलिए रसायन, अब दवाइयाँ खा लीजिए। दवाई बेहतरीन देती दवाई मिल गया आपको मार्केट में, तो शुक्राणुनाशक क्रीम एवं यहाँ पे टॉबलेट का संभोग के पूर्व मादा के योनि में लगा दीजिए। अब हो सकता है कि मादा जो है उसके योनि में कुछ दवाइयाँ आता है, उसको लगा दीजिए आप संभोग की जगह, तो उस प्रेग्नेंट नहीं होगी। यही सीधा कहा, शुक्राणुनाशक क्रीम अथवा टैबलेट का संभोग से पूर्व, संभोग करने से पहले, सेक्स करने से पहले मादा की योनि में लगा दीजिए। या ऐसे भी हो सकता है कि आप लगा भी नहीं दीजिए, तो खाना मतलब खा लीजिए गोली के तौर पे, काम हो गया। तो आगे चलते हैं, अगला हमारा है यहाँ पे सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में क्या होता है, इसके द्वारा परिवार द्वारा नियोजन स्थायी प्रबंधन किया जाता है नर के, हाँ, सर्जिकल विधि में बता देते हैं, मतलब ऑपरेशन जानते हो, ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि नर को या मादा के जो यहाँ से अंडाजन रिलीज होता है और जब मोचित होता है, रिलीज होता है, उसको काट दिया जाता है, काट के उसको बांध दिया जाता है। देखो बांध दिया जाएगा यहाँ पे नर सब धागे से, यहाँ देखो धागे से बांध दिया जाता है, धागे से बांध दिया जाएगा, जहां से शुक्राणु मतलब जाएगा नहीं अंदर, तो प्रेग्नेंट होगा ही नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें दोनों तरह से, मादा में भी और स्त्री पुरुष में भी होता है। पुरुष के जिसको नसबंदी कहते हैं, आपने सुना होगा, जहां से शुक्राणु रिलीज होता है उसको ही काट के बांध देता है। इसके द्वारा परिवार नियोजन का अस्थायी प्रतिबंधन किया जाता है। नर के शुक्र कोशिकाएं शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिससे हम पुरुष का नसबंदी कहते हैं, पुरुष का नसबंदी कहते हैं। इससे भी आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। समाज, यहाँ पे क्वेश्चन है सामाजिक जागरूकता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक जागरूकता, ये तो कुछ भी उपाय कर लीजिए, जब समाज में जागरूकता ही नहीं होगा,
इसके बारे में छी छी रे, श्यामा भी बोल दिए, सेक्स के बारे में बोल दिए, अभी लड़की से सच बता रहे, मजाक नहीं, रियल। अगर आप किसी के सामने वीडियो देख रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो उसमें आपको शर्म आ जाएगा, सर पगला तो गए हैं क्या, क्या बोल रहे हैं। इसको लोग इतना मतलब गलत ले लिया है। सबको पता है, देखो बंद कमरे में क्या हो रहा है सबको पता है, बंद कमरे के बाहर वो एकदम स्वस्थ घूम रहा है। भाई तो आप इस बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो यही पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इसमें शर्माओगे लजाओगे तो हो गया छुट्टी, कुछ नहीं सीख पाओगे। बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी में जो भी है डिटेल बताएंगे। कुछ कुछ हाँ बातें होती है जो कि छुपा लेना पड़ता है, लेकिन बायोलॉजी जो पढ़ाता है उस टीचर को ये छुपाना नहीं चाहिए, पूरा बात करना चाहिए। और जो हंसे उसको 2-3 लाठी दीजिए, डंडा नहीं लाठी से मारिए उसको, ठीक है। देखो सामाजिक जागरूकता का मतलब अशिक्षा की वजह से क्या होता है, उसको लोग जैसे कि पढ़े लिखे नहीं, उसको पते नहीं है संभोग होता क्या है, अनानु रिलीज कब होता है, पीरियड्स आता है, पीरियड्स आया तो उसके कब सेक्स करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, उसको पता ही नहीं है। या कंडोम क्या होता है, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। कुछ दवाइयाँ भी होती है तो वो क्या करते हैं, जब आते हैं जब मन करते हैं उनको सेक्स करते हैं, और उससे बच्चे की संख्या बढ़ते जाते हैं। उनके घर में 8 गो 9 गो 5 गो 4 गो बच्चे होते हैं, और इससे उनकी गरीबी और बढ़ती जाती है, और शिक्षा की वजह से है, रियल यही बात है। तो ये कहा गया, परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण हेतु समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, विज्ञापन, दर्शन, यहाँ पे दूरदर्शन आदि के माध्यम से सामाजिक जागरूकता परियोजना द्वारा ग्रामीण अशिक्षित महिला एवं पुरुष के जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक के विभिन्न उपाय एवं यहाँ पे जागरूकता को उजागर करने के, साला एक ही बार में लाइन लिख दिया पूरा भर का, स्टॉपेज में नहीं दिया, सीधा कहा परिवार नियोजन तथा जनसंख्या नियंत्रण हेतु। देखिए परिवार को नियोजन और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आप समाचार पत्रों में, समाचार पत्र पेपर जो होता है पेपर में, यहाँ पे पत्रिकाओं, विज्ञापन मतलब एड जो चलता है यूट्यूब देखे प्रचार आ जाता है एड, दूरदर्शन टीवी में, या आप कह सकते हो रेडियो में, ठीक है ना, आदि के माध्यम से सामाजिक जागरूकता का प्रयोजन द्वारा, इसके आदि के माध्यम से पूरे परिवार में जागरूकता मतलब समाचार में बताना चाहिए लोगों को क्या फायदा है क्या है। ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं को, जो ग्रामीण के शिक्षित महिलाएं नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, शिक्षित महिलाओं एवं पुरुषों के जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक के विभिन्न उपाय, और जनसंख्या का नियंत्रण कैसे की जा सकती है, गर्भ निरोधक के विभिन्न उपाय का एक प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, परियोजना बनाना चाहिए, जागरूकताओं को उजागर भी करना, करके समर्थन मतलब सार्थक कदम उठाए जा सकते हैं। क्योंकि सिंपल बात है, जब तक आप कदम उठाओगे नहीं कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। यारबा साथ बोले छूटे का, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के किन्हीं दो गुणसूत्र विकासों का नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यह क्लास यूट्यूब पर ऐप दोनों पर चल रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास ले लीजिए, 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लीजिए, या पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लीजिए, बहुत सस्ते सुविधे मिल रहे हैं। और यह लेने के बाद आपको टेंशन मुक्त हो जाना होगा, क्योंकि पता है आपको, क्योंकि आप पढ़े नहीं हो तभी फेल हुए हो, और इसका रीजन है कि आपके अनुसार से क्वेश्चन भी नहीं मिला होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के किन्हीं दो, आप एक गुणसूत्री विकासों का नाम, विकारों का नाम बताइए। एक है डाउन सिंड्रोम, एक है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके अंतर्गत 21 जोड़ा गुणसूत्र दो के बजाय तीन यानी कि एक, दो के बजाय तीन यानी कि 21, 1 + 21 गुणसूत्र होते हैं। यह 700 में से किसी एक में होता है, और यह व्यक्ति नाटा और मंदबुद्धि होता है। जो व्यक्ति नाटा है या मंदबुद्धि है, तो उनमें क्या होता है बउआ,
चलिए, देखिए मेरा कोई व्हाट्सएप में लॉगिन करने का प्रयास कर रहा है, बार बार ओटीपी गिर रहा है। जो भी कर रहा होगा ना, तो उसको बताते हैं, रुको। सोच रहा है कि बउआ, चलिए, तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम जो होता है, इसके अंतर्गत 21 गुणसूत्र होता है। क्या होता है? 21 गुणसूत्र होता है। और दो के बजाय तीन, दो के बजाय तीन होता है। तीन गुणसूत्र क्या होता है? तीन गुणसूत्र होते हैं। इसमें दो के बजाय तीन गुणसूत्र है, जिसमें एक 1+21 होता है, ठीक है ना? और यह 700 व्यक्ति में से किसी एक के पास होता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत छोटा होता है, नाटा मतलब बहुत छोटा, और मंद बुद्धि प्रकार के होते हैं। और जहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, स्त्री के लिंग गुणसूत्र में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। जो टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, तो स्त्री के गुणसूत्र जो होता है उसमें केवल एक, क्या होता है, केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, जिससे क्या होता है, इस स्त्रियों में क्या होता है, वक्ष जनन अंग अविकसित होता है। वक्ष में अजनन, जो जनन अंग होता है अविकसित होता है। इसी को हम यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभन कूट और समापन कूट क्या है? तो वैसे कोडोन जो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइल चैन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, या शुरू करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चैन प्रारंभ कोडोन कहते हैं, यानी कि AUG कहते हैं, यानी कि प्रारंभन कूट कहते हैं। चलिए, तो क्या है प्रारंभन कूट? क्या है? वैसे कोडोन जो पॉलीपेप्टाइल चैन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, यहाँ पे इसे चैन प्रारंभन कोड यानी कि AUG कहते हैं। आगे बात का समापन कोड क्या है? 64 कोडोन में तीन कोडोन, 64 कोडोन में तीन कोडोन, जिसे कि UAA, UGA, UAG, UGA ऐसे होते हैं, जो जो पॉलीपेप्टाइल चैन, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइल चैन के यहाँ पे समापन का संकेत देते हैं। पॉलीपेप्टाइल जो पॉलीपेप्टाइल चैन जो होता है, उसके समापन का संकेत देते हैं। और इस चैन का समापन क्या कहते हैं? समापन कोडोन कहते हैं। समापन कोडोन क्या है? 64 कोडोन में से मात्र तीन कोडोन जो है ऐसे होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइल चैन के समापन का संकेत देते हैं, समापन का संकेत प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे चेन को समापन संकेत कहते हैं या कोडोन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये 100 नंबर क्वेश्चन है बउआ, और ये लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले जो भी क्लास हुई है या आगे भी क्लास चलेगी, वो ऐप पर चलेगी, केकेजी क्लासेस के ऐप पे, तो ज्वाइन कर लेना। 150 रुपया लगेगा। ऐप डाउनलोड कर लेना, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लेना। अगर केवल पीडीएफ लेना चाहते हो, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ के लिए भी नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करना। पीडीएफ के लिए 99 रुपया लगेगा, और क्लास प्लस पीडीएफ के लिए आपको 150 लगेगा। लेने के प्रयास जरूर कीजिएगा। मेंडल के सफलता का कारणों का वर्णन करें। देखिए, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण यह था कि वह मटर के पौधे को चयन किया था। चलिए देखते हैं। तो मटर के पौधे का चयन, वनस्पतिक जगत में पाए जाने वाले लाखों पौधे में से मेंडल ने केवल मटर के पौधे का चयन किया, ठीक है ना। इसका रीजन क्या था? हेलो, नहीं, क्लास ले रहे हैं हम, लाइव में है। ठीक है, ठीक है। मटर के पौधे का चयन क्या होता है, इस समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या वनस्पतिक जगत में पाए जाने वाले लाखों पौधे में से मेंडल ने केवल मटर का ही पौधे को इसलिए चुना क्योंकि मटर के पौधे अनेक प्रकार के विपरीत गुण होता है। सबसे पहले तो अच्छा काम किया कि मटर के पौधे को चुना, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के विपरीत गुण होता है। कार्य प्रणाली, मंडल ने जब अपना अध्ययन शुरू किया, मेंडल ने अध्ययन शुरू किया, एक समान एक समय में सिर्फ एक ही गुण वाले लिया। और एक समय जब संकर करा रहा था, क्रास करा रहा था, तो एक ही गुण को एक साथ ले रहा था, सिर्फ एक ही गुण को लिया। इसके साथ साथ उनके वासंगति प्राक कणों को, यहाँ पे क्या कहता, संभावित प्राक कणों को रोका। और उसे वासंगति जो प्राक कण था, उसको संभावित प्राक कण को रोकता है। और संयोजन से क्या होता है, संयोग से उसके द्वारा चयनित गुण अलग अलग क्रोमोसोम पर अवस्थित थे। और उसके द्वारा चयनित जो क्रोमोसोम थे, अलग अलग गुणों पर क्या थे, उस पर अवस्थित थे, जिससे यह परिणाम यहाँ पे क्या हुआ, व्यवधान नहीं हुआ, मतलब इसमें कोई बाधा पैदा नहीं हुआ, इसलिए आराम से यह सफल रहा मेंडल ने।
ऐसे ही इस क्वेश्चन को पीडीएफ को प्राप्त कर लेना। हम अपने तरफ से प्रयास किए हैं लेकिन अभी डीप में नहीं गए हैं। डीप में जाने का मतलब समय ज्यादा लगना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय। और जो भी बच्चे अभी तक कोर्स या पीडीएफ नहीं लिए, लेने के प्रयास करना, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना 91 17 82 30 62। टेक केयर, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।